हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैक फ्लश कोस्टिंग, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट हम तभी डिटरमाइन करते हैं, तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट माने वो एकदम उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वो इवन सोल्ड भी हो जाता है। उसके बाद ही हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये मेथड वही फर्म यूज़ कर सकती है जो कि JIT मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है। JIT माने जस्ट इन टाइम। सेकेंड पॉइंट, ये WIP वर्क इन प्रोग्रेस को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। मतलब इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का कोई अकाउंट ही नहीं बनता है। वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हम नोट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, सोल्ड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हम पास्ट में जा करके उसकी जो कैलकुलेशन है वो करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। उसके हिसाब से ही हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालते हैं और इसको डिलेड कॉस्टिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, हम सब कुछ कर चुके हैं, अब उसके बाद हम पहले जाएंगे, पहले हमारा सामान बनेगा, उसके बाद फिर कहीं हम कॉस्ट निकालेंगे। जबकि मोस्टली क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है ना, तभी कॉस्ट का अंदाज़ा लगा लिया जाता है, लेकिन इसमें सोल्ड होने के बाद लगाया जाता है, तो इसलिए इसको डिलेड कॉस्टिंग कहा जाता है। फिर ये फर्म्स, ये जो मेथड है, ये वही फर्म्स यूज़ कर सकती हैं जो कि लो इन्वेंट्री रखती हैं। मतलब जो कि स्टॉक जो है बहुत कम रखती हैं और जिनके कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते। मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। नाउ अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो इसका पहला फीचर है कि फ्लश आउट कॉस्ट एट द एंड। ये जो कॉस्ट होता है उसको आखिर में निकालता है, जैसा कि हम इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि नो अकाउंटिंग ड्यूरिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि WIP से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है ना, वो हमारी एंड में ही होती है। जब प्रोडक्ट बन रहा होता है या फिर वो हमारे पास रखा हुआ है, अभी सेल नहीं हुआ है, उसके दौरान में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी लॉस हो, कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उसको हम कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं करते हैं, कहीं पे भी उसको हम लिखते नहीं हैं, अकाउंट में नहीं लेते हैं, उसको हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। और जब हम हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगा, तब हम उसको कंसिडर करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है गो बैक टू एंड देन एलोकेट द होल कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि सारी की सारी कॉस्ट जो है हमने बाद में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया और जब हम बैठे हैं कि हाँ भाई अब हमें कॉस्ट निकालनी है, हम पास्ट में जाएंगे। रॉ मटेरियल को सबसे पहली प्रोसेस में डाला था, तब से जाके जो भी हमारे हिसाब थे उसको देख करके, वाउचर्स को देख के, रिसीव पेमेंट को देख के, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि अप्लाइड अंडर JIT, जो भी फर्म्स जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करती हैं वही इसको बैक फ्लश कोस्टिंग को भी यूज़ करते हैं। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन फैक्टर में क्या होता है कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो तभी की तभी हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे, तभी की तभी ऑन द स्पॉट हम, मतलब तभी की तभी हम उसको जो है प्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले हम उसके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस किसके बीच में? ट्रेडिशनल कोस्टिंग और बैकफ्लश कोस्टिंग के बीच में। अब देखो, ट्रेडिशनल कोस्टिंग क्या होते हैं, वो सभी फर्म्स यूज़ करते हैं, सभी, चाहे बड़ी हो, छोटी हो और मल्टी नेशनल हो, अपनी इंडियन हो, सभी यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन बैकफ्लश कोस्टिंग का मैंने बताया था कि सिर्फ वही फर्म्स यूज़ करेंगी जो कि जस्ट इन टाइम मेथड यूज़ करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ट्रैकिंग जो होती है ना, ट्रेडिशनल कोस्टिंग में हम ट्रैक करते हैं अपनी प्रोसेस को, कि हमने यहाँ तक प्रोसेस कर लिया तो अभी तक हमारा इतना पैसा उस पर लग चुका है, इतनी कॉस्ट आई है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर हम सब कुछ चीज़ को ट्रैक करते हैं। प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक उसको पूरा का पूरा हम जो है डिटेल में देखते हैं। लेकिन बैकफ्लश कोस्टिंग में ज़ीरो ट्रैकिंग होती है वहाँ पर, क्योंकि हम सबसे एंड में उस चीज़ को कर रहे हैं तो कोई ट्रैकिंग होती ही नहीं है। ट्रेडिशनल कोस्टिंग में WIP का अकाउंट बनता है, जबकि बैकफ्लश कोस्टिंग में WIP का कोई अकाउंट नहीं बनता। ट्रेडिशनल कोस्टिंग में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप से ही जो है अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करना चालू कर देते हैं। एक्सप्रेस कोस्टिंग में कॉस्ट को रिकॉर्ड सबसे एंड में ही करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई एबनॉर्मल लॉस, कुछ भी हम जो है कंसिडर नहीं करते हैं। वो करते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन एंड में करते हैं। ट्रेडिशनल कोस्टिंग की तरह उसी टाइम उसको अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो देखो, इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये कोस्टिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उसका बर्डन बहुत हद तक घटा देता है, क्योंकि हमें सब कुछ चीज़ एंड में करनी है। तो हम क्या करते हैं कि सब चीज़ों का जो हिसाब होता है ना, वो एंड में ही देखते हैं। ये नहीं है कि अब पहले ये अकाउंट बनाया फिर वो अकाउंट बनाया, नहीं, सब कुछ चीज़ एट द एंड ही होती है। और फिर सेलिंग यूनिट्स पे ही हम ध्यान रखते हैं, फोकस ऑन सेलिंग यूनिट्स ओनली।
जब हम सब कुछ इस एंड में करने वाले हैं, सेल के बाद करने वाले हैं, तो जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे होगा, प्रोडक्ट के सेलिंग पर। ठीक है। थर्ड आता है रिमूवल ऑफ इंसेंटिव रिक्वायर्ड फॉर गुड इन्वेंट्री। अब देखो, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, इन्वेंट्री होनी चाहिए कि जैसे ऑर्डर आया वैसे की वैसे हमने सामान दे दिया। लेकिन बैकफ्लैश कोचिंग में क्या होता है कि जो इंसेंटिव जो हम देते हैं ना मैनेजर्स को कि भाई जल्दी से जल्दी जो है सामान बनाओ, ऑन द टाइम रेडी रखो, तो वो इंसेंटिव्स कम हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है। जब हमारा, मैंने बोलता JIT पे बेस चाहिए, तो जब हमारा ऑर्डर आएगा हम तभी प्रोडक्शन करेंगे, तो कोई इंसेंटिव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मटेरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग बर्डन नहीं है, तो हमारी जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी किसकी तरफ, सेलिंग की तरफ। अब देखो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जस्ट इन नॉट जस्ट इन टाइम, कि हमारी जो बैकफ्लैश कोस्टिंग है उसकी कंडीशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ कब कब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीरियड छोटा हो। सेकेंड, सिंपल अकाउंटिंग सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम है वहाँ पर ये यूज़ नहीं हो सकता है। थर्ड, जब हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी हो। फोर्थ, डिमांड फोरकास्टिंग, जब हमें डिमांड के बारे में हमने फोरकास्ट कर रखा कि हमें इतनी डिमांड आने वाली है या फिर हमें पता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट बिल ऑफ मटेरियल, जब हमारे पास जितना भी मटेरियल में खरीदा है, जितना भी एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, चाहे इसको वेजेस दिया है, कोई भी खर्चा हमने किया है, उसका हमारे पास एक्यूरेट बिल है, तभी हम एट द एंड उसकी जो है सही से कॉस्ट मेजर कर पाएंगे। फिर जो फैक्ट्रीज, जो फर्म्स मास प्रोडक्शन नहीं करती हैं, वही सिर्फ और सिर्फ बैकफ्लैश कोस्टिंग को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर एट द एंड में कॉस्ट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और JIT इन्वायरमेंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जस्ट इन टाइम वाले ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट्स देख लेते हैं बैकफ्लैश कोस्टिंग के। इसके 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का हमने काम किया, फिनिश गुड्स बन गए, तो एक हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया फिनिश गुड्स। उसके बाद थर्ड आता है लास्ट, गुड्स बन गई, सेल कर दिया, तो सेल ऑफ गुड्स हमारा थर्ड एंड लास्ट ट्रिगर पॉइंट होता है। अब इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस वैसे तो आप सारा सुन करके खुद भी अंदाजे से लगा सकते हो, लेकिन चलो हमें डिटेल में पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये टाइम को रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि हमें एंड में सब कुछ करना है तो टाइम रिड्यूस हो जाता है। काउंटिंग का जो टाइम होता है ना, बीच बीच में रिकॉर्ड करना होता है चीज़ें, उसका टाइम बच जाता है। कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को इससे रिड्यूस करता है कि जो भी हमें, अगर हम स्टार्टिंग से कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं तो वैसी बात है, उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कंसिडर करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट भी बच जाती है। और नेक्स्ट आता है कि लेस रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड, हमें ज़्यादा चीज़ों के रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ते। फिर मच सिंपलर, बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना जितने भी वाउचर्स वगैरह हैं, जो पेमेंट्स वगैरह हैं, उसका हिसाब लगाइए और एट द एंड जो है कॉस्ट को डिटरमाइन कर लीजिए। देन आता है नो WIP। WIP का काउंट इसमें बनता ही नहीं है। एंड नो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अनटिल सोल्ड, कि हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी है ना, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है, तब तक हमने उसको सेल ना कर दिया, क्योंकि हमने कुछ भी चीज़ डिटरमाइन ही नहीं करी उसके बारे में। अब फिर देखो, चीज़ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसमें जहाँ उसके फ़ायदे होते हैं वहाँ उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब हम ज़रा बैकफ्लैश कोस्टिंग की क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं कि ये जो नेचर में कॉम्प्लेक्स है, एंड में सब चीज़ को देख करके फिर शुरू में जाओ तो कुछ चीज़ रह जाती है, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्यूरेट कॉस्ट को निकालने के लिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। फिर आता है ये गाप को फॉलो नहीं करता। गाप इज़ जो अकाउंटिंग सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, गाप। देन नो स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, यहाँ पे ऑडिटिंग का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही हमने सब कुछ किया है, तो ऑडिटिंग किसका करवाएंगे। ऑडिटिंग तो उसका होता है ना जब हमने स्टार्टिंग से कुछ डाला हो और हमें ये हो कि भाई हम कुछ भूल गए हैं, तो उसके बारे में हमको रीचेक करके ऑडिट करना है, तो यहाँ पे ऑडिटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि ये JIT फॉलो करता है सिर्फ, और हर कंपनीज, अब जो कंपनी JIT फॉलो नहीं करती हैं वो फिर इसका यूज़ ही नहीं कर सकती, वो इसका एडवांटेज ही नहीं उठा सकती हैं, तो इसलिए ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, कि भाई इस करने के बाद एट द एंड में हम कैसे कॉस्ट को एक्यूरेटली, रिलायबली मेजर करें, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।